नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी क्रम में आज हम करेंगे इस कहानी की तात्विक समीक्षा। देखिए, तात्विक समीक्षा जब हम करेंगे तो आपको पहले एक भूमिका बनानी है जिसमें आप मोटे तौर पर इस कहानी और कहानीकार के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियाँ डाली है जो भूमिका के लिए है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक अप्रतिम कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियाँ उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। तो तत्वों के आधार पर जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तो सबसे पहला तत्व कौन सा आएगा? वो आएगा कथानक का। देखिए, कथानक में हमें बताना होता है कि कथा या कहानी क्या है। देखिए, प्रेमचंद की इस कहानी का कथानक कैसा है? संक्षिप्त है। हालांकि प्रेमचंद जी ने अपनी टिप्पणी प्रधान शैली और वर्णनात्मकता के द्वारा इसे विस्तृत या विस्तार दिया है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कहानी का जो कथानक है वो कैसा होना चाहिए। उसका जो प्रारंभ है यानी शुरुआती जो भाग है वो आसानी से समझ में आना चाहिए। फिर मध्य भाग ऐसा हो जो पाठक को अपने से बांध ले, यानी उत्कर्ष पर ले जाए, ऊंचाइयों पर ले जाए। उस कहानी के साथ पाठक डूबता चला जाए और उसके बाद एक सरल सहज तरीके से आकर्षक उसका समापन होना चाहिए। तो इस कहानी में अगर हम देखें तो ये सारी बातें हमें सहज रूप से मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो छोटे कथानक की बड़ी कहानी होते हुए भी यह अपनी गति को कहीं भी नहीं खोती तथा पाठकों में अरुचि का संधान भी नहीं करती, यानी कहीं भी अरुचि का भाव नहीं आता। कहानी का कथानक माता पिता विहीन बालक हामिद के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी दादी से पूछकर ईद के मेले को देखने तथा ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह गया है। बालक के पास मात्र 3 पैसे हैं, जबकि उसके साथियों के पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं। मेले में उसके साथी मिठाइयाँ खाने के साथ साथ मिट्टी के आकर्षक खिलौने खरीदते हैं, जबकि हामिद बड़ी ही समझदारी से लोहे का एक चिमटा, जो उसकी दृष्टि में हर तरह से उपयोगी है, खरीदता है। उसकी सोच है कि इसकी सहायता से जब दादी रसोई में काम करेगी तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। बाकी बच्चों के लाए खिलौने तो एक एक करके टूट जाते हैं, जबकि हामिद का लाया चिमटा न केवल अनश्वर बना रहता है अपितु उसकी बूढ़ी दादी अमीना को जैसे भाव विभोर करता है, उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। तो कथानक कैसा है? संक्षिप्त है, लेकिन प्रेमचंद जी ने इस कथानक का विस्तार ईद के ग्रामीण उत्सव, ईदगाह के दृश्य व मेले की चहल पहल के साथ किया है। कथानक कल्पित है, परंतु अपने समय के यथार्थ का सच्चा चित्र वो प्रस्तुत करता है। कल्पना को भी यथार्थ में कैसे बदलना है ये प्रेमचंद से बखूबी और कौन जान सकता है, और वही चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और ऐसे नहीं लगता कि हामिद कल्पित पात्र है, क्योंकि ऐसे पात्र हमारे आसपास हमारे समाज में अनेक ऐसे पात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार की रहती हैं। वो बात अलग है कि प्रेमचंद जी ने उन्हीं बालकों में से हामिद को भी ढूंढ लिया है। उसके बाद आता है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण की अगर बात करें तो किसी भी कहानी में मूलतः 2 प्रकार के पात्र होते हैं। एक पहला होता है मुख्य पात्र और दूसरा कौन सा होता है? गौण पात्र। अगर मुख्य पात्र की हम बात करें यहाँ पर, तो मुख्य पात्र यहाँ पर कौन है? हामिद है। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। हामिद अपनी समझदारी से छोटा बालक या नन्हा बालक होते हुए भी किसी बुजुर्ग का जो किरदार अदा करता है, उसे प्रेमचंद जी ने बखूबी व्यक्त किया है। ये पंक्तियाँ ही अपने आप में परिपूर्ण है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, जिससे कि हामिद के बारे में हमें पता चलता है। कहानी का दूसरा मुख्य पात्र यहाँ पर कौन सी है? बूढ़ी अमीना है। ये भी मुख्य पात्र है, आपको ध्यान में रखना है। जो दादी अमीना है, अपने पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र निशानी हामिद की परवरिश करती है। प्रेमचंद जी ने अमीना के चरित्र को सद्भावी दादी के रूप में नई ऊंचाइयां प्रदान की है। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर अमीना के चरित्र के माध्यम से उस दादी का चित्रण किया है जो अपने पोते के
प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। यदि सद्भावना का जो भाव है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। कहानी के अन्य पात्रों की अगर बात करें, गौण पात्रों की अगर बात करें, तो मोहसिन है, नूरे हैं, सम्मी है, महमूद है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, महमूद है, जिनका चित्रण इस कहानी में हुआ है और इनके माध्यम से ही कहानी मज़ेदार बन पड़ी है और कहानी पूर्णता को प्राप्त होती है। बालकों के चरित्र चित्रण में बाल मनोविज्ञान का पूरा ध्यान यहाँ पर लेखक के द्वारा रखा गया है। इसी कारण से सभी बालक यथार्थ के धरातल पर अत्यंत सजीव हो उठते हैं, यानी वो हमें कल्पित पात्र नहीं लगते बल्कि हमारे आसपास के पात्र ही नजर आते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, संवाद योजना का। देखिए, संवाद ही किसी कहानी के पात्रों के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं संवादों के माध्यम से पता चलता है। और जिस कहानी के संवाद सहज होंगे, सरल होंगे, पात्रों के अनुकूल होंगे, प्रभावशाली होंगे और छोटे होंगे, वो उतने ही ज़्यादा कहानी को सफल बनाने में सहायक होंगे। तो इसीलिए संवादों का कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद जहाँ कहानी को गति प्रदान करते हैं, वहीं उसमें रोचकता में भी वृद्धि करते हैं। ये कहानी में नाटकीयता का संचार करते हैं तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक है। ईदगाह कहानी संवादों की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक सफल कहानी कही जा सकती है। इस कहानी में वर्णन की प्रधानता होते हुए भी बालकों के आपसी संवाद कहानी में स्थिरता और व्यापकता को रोकते हैं तथा रोचकता उत्पन्न करते हैं। कुछ स्थानों पर अगर हम देखें, हालांकि कहानी के संवाद ऐसे लगते हैं कि वो बालकों के स्तर के नहीं है बल्कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों की विचारधारा है, परंतु वास्तव में जो संवाद है वो संक्षिप्त और रोचक है, इसलिए वो प्रभावशाली भी हैं। ज़्यादातर जो संवाद हैं वो बाल मनोविज्ञान के अनुरूप है, यानी बच्चे मानसिक तौर पर क्या सोचते हैं, उनका मन कैसा है, किस प्रकार के विचार वो सोच सकते हैं, उस सबको यहाँ पर आधार बनाया गया है। तो संवादों के माध्यम से ही कहानी के विभिन्न पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला जा सकता है या प्रकाश पड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहानी के संवाद कैसे हैं और कहानी किस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, देश काल और वातावरण। देखिए, देश काल और वातावरण का संबंध कहाँ से होता है, कहानी में स्थान कौन सा है, समय क्या है, परिवेश कैसा है, उस सब का संबंध देश काल और वातावरण में हमें बताना होता है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ईदगाह एक उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है, क्योंकि कहानी पूरी तरह से कल्पित होने पर भी अपने समय का सजीव चित्रण करती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने पिछली सदी के प्रारंभिक समय का ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के परिवेश का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। विशेषकर ईद के त्यौहार का वर्णन, रोज़े का चित्रण, ईदगाह के समय जो मेला लगता है उसकी रौनक, ये सब पारंपरिक वातावरण की सृष्टि इस कहानी में की गई है, जो कहानी को वास्तविकता के धरातल पर ले आती है। उसके बाद आता है उद्देश्य। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं हो सकती, और प्रेमचंद जी की रचना तो उद्देश्यों से परिपूर्ण ही रही है। कोई ना कोई सामाजिक सरोकार इन्होंने अपनी कहानी में शामिल किया है, तो ये कहानी भी उद्देश्य से परिपूर्ण कहानी है। इस कहानी के उद्देश्य को हम मूलतः दो तरह से देख सकते हैं। पहला उद्देश्य तो हमें ये बताता है कि जिम्मेदारी कितना प्रभावशाली, या जिम्मेदारी जब किसी पर आ जाती है तो वो कितना प्रभाव डालती है, कैसे एक बालक को, एक बच्चे को समय से पूर्व ही वो परिपक्व कर देती है। इसी तरह इंसान का व्यवहार कैसे परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण, केवल जिम्मेदारी के कारण। और किसके माध्यम से बताया है, बालक हामिद के माध्यम से ये बताया है कि जिम्मेदारियों का प्रभाव किस प्रकार एक बालक को समय से पूर्व ही परिपक्व कर देता है कि वह किसी भी परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करने लग जाता है, जैसे कि हामिद में किया था। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो संसार में उन्हीं वस्तुओं की खरीदारी हमें करनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। बिना किसी उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, या यूं कहें कि किसी अनुपयोगी वस्तु के रंग और चमक दमक से प्रभावित होकर हमें कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अपना जो धन है बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी हमने यहाँ पर हामिद से ही जाना है। हामिद का चिमटा इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।
इसके साथ साथ और भी जो छोटे छोटे उद्देश्य इन्होंने इसमें उठाए हैं, एक कहानी के साथ अनेक उद्देश्य या अनेक मूल भाव शामिल हो सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो सांप्रदायिक सद्भावना का एक विशेष महत्वपूर्ण पहलू हम इसे कह सकते हैं कि संप्रदायों में जाति धर्म के नाम पर जो मार काट या एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव है वो कैसे एकता के सूत्र में बंध जाता है, वो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव दिखाया है। बाल मनोरंजन, बच्चे जब पढ़ते हैं तो मज़ा आता है, इस कहानी को पढ़ के बच्चे उनके साथ बहते चले जाते हैं जो इस कहानी के पात्रों के भाव हैं। और इसके साथ साथ जो उस समय की परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उन पर भी विशेष रूप से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो ये इस कहानी के मूल उद्देश्य कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा शैली की। देखिए, भाषा शैली की अगर बात करें तो ईदगाह कहानी तद्भव व उर्दू प्रधान शब्दावली में रचित है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेमचंद हमेशा ही हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर रहे हैं, उसी की पैरवी करते हैं। और यहाँ पर भी हिंदुस्तानी भाषा किसको कहा है? उर्दू और हिंदी के मिश्रित शब्दावली को प्रेमचंद जी ने हिंदुस्तानी भाषा माना है और वो हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं। तो उसका मिला जुला रूप इस कहानी में हम देखते हैं। भाषा में अगर देखें तो सर्वत्र कौन सा गुण है? प्रसाद गुण संपन्न कहानी है, सहज है, सरल है, रोचक है और ये भावों के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग, भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से देखें तो वाक्य बहुत ही सरल और रोचक है। शैली की दृष्टि से प्रमुख रूप से ये कहानी वर्णनात्मक शैली में है, लेकिन यहाँ पर यथार्थपरकता, संवादात्मकता और मनोविश्लेषणात्मक और चित्रात्मक शैलियों का भी बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। कुछ एक स्थलों पर भावात्मक शैली भी है, हम खुद इन भावों में बह जाते हैं और मन में ये भाव अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। तो भावात्मक शैली का भी सुंदर उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।